खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। So with this thought guys, I welcome you to all daily current affair question session. So before continuing or before starting our video, I just request all of you to please do like, share and subscribe our channel and don't forget to click on a bell icon to get latest video update. और साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को, अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन एस्पिरेंट्स को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ओके, सो चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं। ये बहुत ही आज की इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, सो डीआरडीओ ने रिसेंटली, आप सभी को पता चला होगा कि 64th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया ऑन 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने 64th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। मतलब कि डीआरडीओ स्टैब्लिश कब हुआ था? 1958 में स्टैब्लिश हुआ था और अभी इसका 64th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ गया। डीआरडीओ की फुल फॉर्म सबको पता है गाइस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। पहले जब ये स्टैब्लिश हुआ था गाइस, इसकी उस टाइम पे मतलब कि 10 लैबोरेटरीज के साथ ही डेवलप किया गया था इसको, ठीक है, टू एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ द मिलिट्री के कैपेबिलिटीज, मिलिट्री के जितने भी इक्विपमेंट्स थे उनके ऊपर इनका एनहांसिंग प्रोसेस उस टाइम पे था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी जो डीआरडीओ की लगभग 52 लैबोरेटरीज जो कि बहुत ही बड़े स्तर पे काम कर रही है। ओके, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा नोट्स में। ओके, और अगर लिख नहीं सकते तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिखाता हूं। डीआरडीओ 64th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। उस टाइम ये स्टैब्लिश हुई थी, कब? 1958 को ये स्टैब्लिश हुई थी, जस्ट मतलब कि 10 लैबोरेटरीज के साथ, ताकि अपने जो रिसर्च वर्क्स है फॉर द डिफेंस सेक्टर के लिए जितनी भी रिसर्च वर्क्स हैं उसको एनहांस कर सके, उसको बढ़ा सके। ओके, और साथ ही साथ जो डीआरडीओ है किस पे? डिजाइनिंग पे और बहुत ही ज्यादा डेवलपिंग कटिंग एज डिफेंस पे टेक्नोलॉजीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी इंडियन आर्म फोर्स के लिए। इंडियन आर्म फोर्स के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उससे रिलेटेड डिजाइनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही थी। ओके, और मैं आपको बताया कि ये 10 लेबोरेटरीज के साथ उस टाइम पे स्टार्ट की थी और रिसेंटली अभी कितना इसके पास है? 52 लेबोरेटरीज है अभी, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इसको उसमें डेवलप की जा रही है। ओके, और ये क्या है? एक डीआरडीओ इज वर्किंग इन अ मल्टी कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी एरियाज। ओके, ये क्या काम कर रहे हैं? ये किस पे काम कर रहे हैं? मल्टी कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज एरियाज पे ये बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। ओके, जिसके अंदर में आता है एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, कॉम्बैट व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल्स, मटेरियल्स, नेवल सिस्टम, एडवांस कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर, लाइफ साइंस एंड अदर टेक्नोलॉजीज फॉर डिफेंस। ठीक है, दिस ऑल आर द टेक्नोलॉजीज विच कम्स अंडर डिफेंस। डिफेंस के अंदर आती है। आजकल आप देख रहे होंगे कि जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, इन कोलैबोरेशन विथ डीआरडीओ, डीआरडीओ डेवलप दिस थिंग, डीआरडीओ डेवलप दैट थिंग। तो बहुत सारी चीज ऐसी है जो डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च की जा रही है। बहुत सारी मिसाइल्स हो गए, बहुत सारे एरोनॉटिक्स हो गए, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो डीआरडीओ के द्वारा पर्सनली डेवलप किया जा रहा है, कुछ ऐसे मटेरियल्स है जो कि डीआरडीओ के द्वारा कोलैबोरेशन में करके, मतलब कोलैबोरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन में करके ये डेवलप किया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, और आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है फॉर आर डिफेंस सेक्टर, हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए, और इंडियन आर्म फोर्स के लिए बहुत ही मेजर फैक्टर प्ले कर रहा है, मेजर रोल प्ले कर रहा है। ओके, सो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे मैं बता देता हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि डीआरडीओ दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश जी किसके? डीआरडीओ के चेयरमैन है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ स्टैब्लिश कब हुआ था? 1958 में। ये 3 चीज आप लिख लीजिएगा, आपको ये 3 चीज कम से कम तो पता होना चाहिए। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 चीज पता होना चाहिए, और मैक्सिमम में आपको मैं बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा क्या डेवलप किया गया, कौन सी सेक्टर पे डीआरडीओ काम करती है। ओके, सो ये पता होना चाहिए।
सो इससे हटके एक और न्यूज मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, दैट चाइना ने बहुत ही बड़ा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपन कर लिया है अभी जस्ट रिसेंट में, ठीक है। सो आपने अभी ये न्यूज सुना होगा, ये न्यूज में बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन्स चाइना में ओपन हो गई है। ओके, चलिए मैं आपको क्या है न्यूज बताता हूं सब कुछ डिटेल में। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संघाई हैज ओपन 2 न्यू मेट्रो लाइन। संघाई ने क्या किया, 2 नया मेट्रो लाइन ओपन किया और अपनी सिटी को एज ए मार्क किया लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क में अपना नाम दर्ज कर लिया संघाई। ओके, और इट विद दिस न्यू लाइन, इस लाइन के साथ साथ जब ये नया लाइन डेवलप हुआ, कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ये लाइन 14 और ये फेज 1 ऑफ लाइन 18, ये दोनों लाइन की बात कर रहा हूं मैं। विद दिस न्यू लाइन मतलब कि ये 2 लाइन, द टोटल लेंथ ऑफ संघाई मेट्रोज नेटवर्क हैज एक्सटेंडेड टू 831 किलोमीटर। ठीक है, इस लाइन के साथ साथ जो संघाई मेट्रो की जो नेटवर्क है ना, वो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 831 किलोमीटर हो गई है, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन अभी उसमें दर्ज कर लिया अपना नाम उसने। ओके, नाम याद रखिएगा दोनों लाइन का, लाइन 14 और फेज 1 ऑफ लाइन 18, लाइन 18 का फर्स्ट फेज। ओके, पहला फेज। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट बता देता हूं कि अभी ये जो 2 लाइन में आई है, जो 2 न्यू लाइन आई है, दैट इज लाइन 14 और फेज 1 ऑफ लाइन 18। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, फुल्ली ऑटोमेटिक मेट्रो लाइन है, फुल्ली ऑटोमेटिक मेट्रो लाइन है। और ये दोनों लाइन मिलके अभी ये इसका जो टैली था पहले 3 था, अब ये क्या हो गए 5 तक अपने टैली को ये लेके गए हैं। ठीक है, जब इन्होंने फर्स्ट लाइन इन्होंने ऑपरेट की थी तो वो कितने की थी, 167 किलोमीटर की थी, जो कि रैंकिंग थी किसकी, इन वर्ल्ड में फर्स्ट की रैंकिंग थी इनकी, उस टाइम पे भी फर्स्ट थी और अभी पे ये फर्स्ट है। और इस सिटी ने क्या किया, अभी तक में 20 मेट्रो लाइन इन्होंने क्या किया है, डेवलप किया, बनाया है, जिसमें 508 स्टेशन इंक्लूड किए गए। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा गाइस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स से आपको कहीं भी पूछे जा सकते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। अभी तक की जो बोल सकते हैं इस सिटी में कितना 20 मेट्रो लाइन है, जो कि 508 स्टेशन को लेकर चलता है, जिसमें से 83 आर मतलब ट्रांसफर्ड हो गए, मतलब कि वो चले गए, 83 आर ट्रांसफर्ड समवेयर एल्स। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन कहां हो गई, अभी चाइना में हो गई। ओके, सो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, KSLV-2 दैट इज नूरी रॉकेट। ओके, नूरी रॉकेट इज फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस स्पेस लॉन्च व्हीकल ऑफ विच कंट्री। आप सबको पता है कि एक कंट्री का ये पहला डोमेस्टिकली रॉकेट था जिसको प्रोड्यूस किया गया, किस कंट्री का था, ऑप्शन में आपको बता देता हूं, ए साउथ कोरिया, बी इजराइल, सी UAE एंड डी बांग्लादेश। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइस, ये साउथ कोरिया, ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साउथ कोरिया का ये पहला डोमेस्टिकली रॉकेट था जो कि फेल्ड हो गया था, किस वजह से, ड्यू टू लूज हीलियम टैंक। हीलियम टैंक का लूज होने का कारण से ये क्या हो गया था, ये फेल्ड हो गया था। और ये फेल्ड कहां हुआ था, 3rd स्टेज पे हुआ था। इस रॉकेट को 3rd स्टेज में, 3 स्टेज में बांटा गया था और ये 3रा स्टेज में जाकर फेल हो गया, जहां पर बताया जा रहा है कि हीलियम टैंक था वो क्या हो गया था, लूज हो गया था। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा डेवलप किया गया था, साउथ कोरिया के द्वारा डोमेस्टिकली बनाया गया था नूरी रॉकेट, जो कि हीलियम के लूज होने के कारण, हीलियम टैंक लूज होने के कारण फेल्ड हो गया। कब, 3रा स्टेज पे। और इसमें जो 3 स्टेज इसको बहुत ही ज्यादा पावर देती थी, जो कि 700 किलोमीटर तक इसको हाइट पे ले जा सकती थी, प्लस 1.5 टन पेलोड सेपरेटली सक्सेसफुली, इसको 1.5 टन तक की पेलोड कैपेसिटी को आराम से ले जा सकती थी। तो सच अ पावरफुल रॉकेट विच हैज बीन डेवलप्ड बाय साउथ कोरिया के द्वारा इसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया गया था, दैट इज नूरी रॉकेट। और ये मिशन मैं आपको बता दूं कि एक मिशन का एक टाइम शेड्यूल किया होता है, कहीं प्लेस शेड्यूल किया जाता है, उस प्लेस से 46 सेकेंड पहले ये क्या हो गया था, ये फेल्ड हो गया था, ये जल गया था, हीलियम टैंक फट गया था। ठीक है, सो फटने का कारण क्या हो गया, ये ब्लास्ट हो गया, ये बर्न हो गया। ओके, सो ये 46 सेकेंड पहले, बहुत ही दर्दनाक होगा ये 46 सेकेंड। ठीक है, 46 सेकेंड मतलब कि उनका पूरा लगभग बहुत ज्यादा इकोनॉमी लॉस हो गई थी। अब एक रॉकेट बनाने में आप सभी को पता है गाइस कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसे लगते हैं, तो इसमें क्या हो गया था, उनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। ओके, सो लेकिन इन्होंने क्या किया था, अभी इन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा गाइस, ये पॉजिटिव में अगर लेंगे तो ये बहुत कुछ इन्होंने सीखा होगा कि इन्होंने
पहला डोमेस्टिक रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है, नूरी। आपको भी याद रखना है गाइस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री लॉन्च द बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन? किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन? ऑप्शन बताता हूं, ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूके, सी इंडिया, डी फ्रांस। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज बी। यूके के द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन, जिसमें बताया गया कि जो इम्पैक्ट ऑफ एडल्ट स्मोकर है ऑन यंगर पीपल्स, मतलब कि जो एडल्ट स्मोकर स्मोक करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यंगर पीपल पे, जवान लोगों पे। सो उसमें ये इस कैंपेन का मेन मकसद था कि कुछ इस टाइप के पॉइंट्स को हाईलाइट करना, और इस कैंपेन का दूसरा पॉइंट क्या था कि स्मोकिंग को बंद करना। ठीक है, द कैंपेन ऑल्सो आर द स्मोकर्स से उन्होंने बोला कि आप स्मोकिंग बंद कीजिए क्योंकि आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है ये। ओके, और एक डाटा रिलीज किया गया था इस कैंपेन में बाय द गवर्नमेंट के द्वारा एक डाटा रिलीज करके दिखाया गया कि 4.9% ऐसे टीनेजर्स हैं जिनके पेरेंट्स ही स्मोक करते हैं, और उनकी जो स्मोकिंग का कारण है ना, टीनेजर्स की स्मोकिंग का कारण उनकी पेरेंट्स की हैबिट की वजह से उनको लग गया। ठीक है, मतलब कि पेरेंट्स स्मोक करेंगे तो ऑफकोर्स पेरेंट्स से सीख कर बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे क्या हो गया, स्मोक को देख देख के और अपनी हैबिट में भी वो तब्दील कर लिए। सो टीनेजर्स ऑल्सो, आपको सब देख रहे होंगे गाइस, टीनेजर्स, अडल्ट और यंगर्स लोग भी आजकल क्या कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। सो स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस गाइस, बहुत ज्यादा डेंजरस है स्मोकिंग। सो आप लोग, मेरी भी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज जो जितने भी स्मोकर हैं आज से ही अपना स्मोकिंग बंद कर दीजिए क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा ये खतरनाक है। ओके, साथ ही साथ न्यूजीलैंड ने भी क्या किया है, अपना गोल सेट कर लिया है टू स्मोक फ्री बाय 2030 तक न्यूजीलैंड भी बोला कि हम स्मोक फ्री हो जाएंगे, मतलब कि हमारे कंट्री में कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए आप सभी को। ये न्यूजीलैंड दूसरी कंट्री बन गई टू सेट द गोल फॉर स्मोक फ्री बाय 2030। Okay, now move on to the next question, that is which country is new member of BRICS न्यू डेवलपमेंट बैंक्स? ब्रिक्स का भी सबको पता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक्स बना है, उसमें कौन सी कंट्री को नया मेंबर इंक्लूड किया गया है? ओके, ऑप्शन बता देता हूं गाइज, ए इटली, बी इजिप्ट, सी इजराइल, डी बांग्लादेश। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइज, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजिप्ट को अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है एज अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, दैट इज NDB. Okay, Egypt will be added as a new member, you will see here, and NDB was established by BRICS nation के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। आप सबको पता है ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इन द 2015 में इसको डेवलप किया गया था बाय द ब्रिक्स नेशन। ओके, NDB दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इजिप्ट क्या है, ये चौथा न्यू मेंबर है जो कि एडमिटेड किया गया कि इसमें इसको इंक्लूड किया जाएगा एज ए न्यू मेंबर। आफ्टर किसके बाद, बांग्लादेश उससे पहले हो चुके हैं इंक्लूड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE इंक्लूड हो चुके हैं, यूगेरिया भी इंक्लूड हो चुके हैं। तो ये चौथा ऐसा न्यू मेंबर है जिसको एडमिटेड किया गया कि न्यू डेवलपमेंट्स बैंक में हम इसको इंक्लूड करेंगे एज ए न्यू मेंबर। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी रिसेंट प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, मार्कोस ट्रोइजो इज अ प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, प्रेजेंट के प्रेसिडेंट अभी, तो आपको पता होना चाहिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, मार्कोस ट्रोइजो। ओके, और ये किसके द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ब्रिक्स नेशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया था 2015 में। ओके, सो दिस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, B, Egypt will be the answer of this question. Okay, so that's it for video analysis. अगर guys आप सभी को हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज गाइज एस्पिरेंट्स को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए, ताकि उन तक हमारी नॉलेज और जितने भी जो भी वर्ल्ड में चल रहा है, जितने भी चीजें चल रही है वो सब उन तक पहुंचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।